नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की जलवायु और पारिस्थितिकी के मूल आधार राजस्थान की वन संपदा का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस विशाल भूभाग में गहरी भौगोलिक विषमता है। जहां एक ओर बड़ा हिस्सा थार के मरुस्थल की सुनहरी रेत से ढका है, वहीं दूसरी ओर यहां सीमित लेकिन पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण वन क्षेत्र विद्यमान है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के प्रावधानों के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से पर वनों का होना अनिवार्य है। राजस्थान की स्थिति इस वैश्विक मानक के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है। वर्तमान में राज्य का कुल वन क्षेत्र लगभग 9.60% है। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राजस्थान अपने निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पीछे है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों आंकड़े आपकी स्मृति में स्पष्ट होने चाहिए। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको केवल इन आंकड़ों को कंठस्थ नहीं करना है, आपको उस भौगोलिक तर्क को समझना होगा जो निर्धारित करता है कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में सीमित वन बचे हैं। ये निर्भर करता है वर्षा, मृदा की गुणवत्ता और स्थानीय स्थलाकृति पर। राजस्थान की संपूर्ण वन संपदा और स्थानीय जलवायु का प्राथमिक नियंत्रक अरावली पर्वतमाला है। ये प्राचीन वलित पर्वतमाला केवल चट्टानों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये राज्य की इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। अरावली ही तय करती है कि कहाँ सघन वन होंगे और कहाँ शुष्क झाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में एक अभेद्य जलवायु विभाजक के रूप में खड़ी है। जब बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून इन पहाड़ियों से टकराता है तो पूर्वी ढलानों पर प्रचुर वर्षा होती है, जिससे सघन वनस्पति का विकास होता है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है। अरावली के पूर्व में हरियाली है और पश्चिम में मरुस्थल। वन संपदा के संपूर्ण अध्ययन को हम 3 मुख्य आधारों पर केंद्रित करेंगे: प्रशासनिक वर्गीकरण, वानस्पतिक वितरण और वन्यजीव संरक्षण। तथ्यों को स्थानिक वितरण के साथ जोड़ना ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की एकमात्र कुंजी है। ये समझने पर कि विशेष वन प्रकार किसी विशेष जिले में क्यों पाया जाता है, आपको डेटा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले हम राज्य के वनों के प्रशासनिक और कानूनी स्वरूप का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। राज्य सरकार राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत वनों के उपयोग और उन पर नियंत्रण की सीमाओं के आधार पर संपूर्ण वन संपदा को 3 कानूनी श्रेणियों में विभाजित करती है। ये वर्गीकरण विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है, जो ये तय करता है कि किस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों की कितनी अनुमति होगी। ये श्रेणियां हैं: आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स सुरक्षा के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं। इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व और कड़ा नियंत्रण होता है। यहाँ लकड़ी काटना, पशु चराना या किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप कानूनी रूप से पूर्णतः प्रतिबंधित है। पारिस्थितिक स्थिरता के लिए ये वन सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 37% हिस्सा इसी श्रेणी में आता है। मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित उदयपुर जिले को देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन इसी जिले में केंद्रित हैं। उदयपुर की समृद्ध जैव विविधता को देखते हुए यहाँ कड़े सुरक्षा प्रावधान लागू किए गए हैं। याद रखिए, आरक्षित वन यानी पूर्ण प्रतिबंध और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। दूसरी श्रेणी रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स की है, जहां मानवीय गतिविधियों के प्रति नियम कुछ लचीले होते हैं। स्थानीय समुदायों को निर्धारित नियमों के अंतर्गत सूखी लकड़ी एकत्रित करने और पशु चराने की सीमित अनुमति दी जाती है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र लगभग 56% इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका सबसे बड़ा विस्तार हाड़ौती क्षेत्र के 12 जिले में मिलता है। तीसरी श्रेणी अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स की है, जहां सरकारी प्रतिबंध न्यूनतम होते हैं। निर्धारित शुल्क चुकाकर यहां वृक्षों की कटाई और पशुचारण किया जा सकता है। ये श्रेणी कुल वन क्षेत्र का मात्र 6% है और इसका सर्वाधिक घनत्व बीकानेर जैसे मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर रक्षित वनों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और आरक्षित वनों के प्रतिशत को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 56% पर रक्षित वनों का विस्तार है, न कि आरक्षित वनों का। इस अंतर को समझना परीक्षा में आपके अंकों को सुरक्षित करेगा। प्रशासनिक सीमाएं केवल मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करती हैं, लेकिन पेड़ों का वास्तविक स्वरूप वर्षा की मात्रा और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अब हम राजस्थान के वानस्पतिक मानचित्र बोटानिकल मैपिंग की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वनस्पति का स्वरूप वर्षा की उपलब्धता से सीधे तौर पर निर्धारित होता है। मानचित्र पर इन समवर्षा रेखाओं आइसोहायट्स को देखिए। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ वनों का घनत्व और प्रकार भी बदलता जाता है। राज्य के सुदूर दक्षिणी भाग, विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जहां वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। इस अंतर को समझना परीक्षा में आपके अंकों को सुरक्षित करेगा। प्रशासनिक सीमाएं केवल मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करती हैं, लेकिन पेड़ों का वास्तविक स्वरूप वर्षा की मात्रा और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब हम राजस्थान के वानस्पतिक मानचित्र बोटानिकल मैपिंग की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वनस्पति का स्वरूप वर्षा की उपलब्धता से सीधे तौर पर निर्धारित होता है। मानचित्र पर इन समवर्षा रेखाओं आइसोहायट्स को देखिए। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ वनों का घनत्व और प्रकार भी बदलता जाता है। राज्य के सुदूर दक्षिणी भाग, विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जहां वार्षिक वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र राजस्थान का सबसे सघन वन क्षेत्र कवर करता है, जो कुल वनों का लगभग 7% भाग है। सागवान या टीक की लकड़ी अपनी मजबूती और फर्नीचर निर्माण में उपयोगिता के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत मूल्यवान है। दक्षिणी राजस्थान की ऊंची आर्द्रता और तापमान इन वृक्षों के लिए आदर्श हैं। प्रतापगढ़ का सीतामाता अभयारण्य सागवान के इन विशाल वृक्षों के लिए ही प्रसिद्ध है। अरावली के पूर्वी ढलानों पर, जहां वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, मिश्रित पतझड़ वन विस्तृत हैं। इनमें धोखड़ा, सालर और खैर जैसे वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये वन ग्रीष्म ऋतु में जल संरक्षण हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वृक्ष धोखड़ा इसी बेल्ट की विशेषता है। अब अरावली के पश्चिम में स्थित शुष्क क्षेत्र की ओर चलें, जहां वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों ने मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपनी संरचना में विशिष्ट बदलाव किए हैं, जैसे छोटी पत्तियां और गहरी जड़ें। इस अत्यंत शुष्क क्षेत्र का जैविक आधार स्तंभ खेजड़ी ता वृक्ष है। थार के मरुस्थल में खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का रक्षक है। ये विषम परिस्थितियों में भी हरा भरा रहकर मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाता है। खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरारिया को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी फलियां सांगरी के नाम से जानी जाती हैं, जो स्थानीय आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मरुस्थल की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में इसके योगदान के कारण इसे थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी के साथ ही रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। इसकी केसरिया रंग के सुंदर फूलों के कारण इसे मरुस्थल का गौरव और इसकी मजबूत लकड़ी के कारण मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। इसी शुष्क क्षेत्र में बबूल अकेशिया भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसने अपनी पत्तियों को कांटों में बदलकर वाष्पोत्सर्जन की दर को न्यूनतम कर लिया है। ये प्राकृतिक अनुकूलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राजस्थान के वानस्पतिक मानचित्र का सूक्ष्म विश्लेषण सिद्ध करता है कि यहाँ की प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट वर्षा निर्देशांक रेनफॉल कोऑर्डिनेट पर ही फलती फूलती है। ये भौगोलिक समीकरण ही तय करता है कि राज्य के किस हिस्से में किस प्रकार का वन्यजीव निवास करेगा। वनस्पति और वन्यजीव एक दूसरे के पूरक हैं। राजस्थान की विविध जलवायु ने यहाँ बाघों से लेकर दुर्लभ पक्षियों तक को आश्रय दिया है। अब हम राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को उनकी विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्रों के साथ जोड़कर देखेंगे। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राज्य का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। अरावली और विंध्याचल के मिलन स्थल पर स्थित ये शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की पथरीली भूमि और धोखड़ा के वन बाघों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो अपनी दर्रा पहाड़ियों और ऐतिहासिक गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है। ये तोता इंसानी बोली की नकल करने की अपनी अद्भुत क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण रामसर साइट और आर्द्र भूमि है।
ये उद्यान मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों, विशेषकर दुर्लभ साइबेरियन क्रेन के लिए सर्दियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। चूरू जिले का ताल छापर अभयारण्य अपनी विशिष्ट मोथिया घास और वहां स्वच्छंद विचरण करने वाले काले हिरणों यानी ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ये मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास के मैदानों के महत्व को दर्शाता है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, जो वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में चिनकारा यानी इंडियन गजल पाया जाता है, जो राज्य का आधिकारिक वन्यजीव पशु है। चिनकारा ने मरुस्थल की पानी की कमी और तीव्र तापमान के बीच जीवित रहने की असाधारण क्षमता विकसित की है। इन वन्यजीवों का संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की समृद्ध इको टूरिज्म अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। ये संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के साथ साथ स्थानीय आजीविका को भी पोषण देते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य मरुस्थलीकरण के प्रसार के विरुद्ध राजस्थान की जैव विविधता के अंतिम सुरक्षित दुर्ग हैं। इन क्षेत्रों की रक्षा न केवल आधुनिक कानूनों के माध्यम से की जा रही है, बल्कि ये राजस्थान की सदियों पुरानी जन भागीदारी की परंपरा का भी हिस्सा है। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की जड़ें सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई तक समाई हुई हैं। यहाँ के समुदायों, विशेषकर बिश्नोई समाज ने वन्यजीवों और वृक्षों की रक्षा को अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म माना है। संत जाम्भूजी के सिद्धांतों ने राजस्थान को संरक्षण का एक वैश्विक मॉडल प्रदान किया है। वर्ष 1730 का खेजड़ली बलिदान विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों को राजा की कुल्हाड़ियों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ये नारा आज भी विश्व भर के पर्यावरणविदों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस महान बलिदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। जोधपुर के खेजड़ली गांव में लगने वाला वृक्ष मेला विश्व का अपनी तरह का एकमात्र आयोजन है। परीक्षा की दृष्टि से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की महत्ता को भी याद रखना आवश्यक है, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। संरक्षण की इसी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक युग में सामाजिक वानिकी और जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल वनीकरण नहीं, बल्कि समुदायों को वनों के साथ जोड़कर एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। सरकार द्वारा संचालित अरावली वृक्षारोपण परियोजना और घर घर औषधि योजना जैसी पहलें मरुस्थलीकरण के विरुद्ध आधुनिक हथियार हैं। ये योजनाएं सिद्ध करती हैं कि भौगोलिक चुनौतियों का सामना केवल जनशक्ति और सही नीतिगत हस्तक्षेप से ही संभव है। राजस्थान की वन संपदा का अस्तित्व यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और मानवीय संकल्प के बीच के निरंतर संघर्ष का परिणाम है। यदि आज राजस्थान के मरुस्थल में हरियाली बची है, तो उसका श्रेय उन बलिदानों और नीतियों को जाता है जिन्होंने प्रकृति को जीवन से ऊपर रखा। विद्यार्थियों, अब समय है आज के मुख्य तथ्यों को तेजी से दोहराने का। स्क्रीन पर दिख रहे मानचित्र और चेकलिस्ट पर ध्यान केंद्रित करें। प्रश्न 1, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में स्थित हैं? उत्तर उदयपुर। प्रश्न 2, राज्य का वह जिला जहां न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? उत्तर चूरू। प्रश्न 3, जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध वानस्पतिक प्रजाति कौन सी है? उत्तर पलाश या धाक। प्रश्न 4, खेजड़ली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 12 सितंबर। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल तथ्यों के संचय से नहीं, बल्कि उनके भौगोलिक अंतर संबंधों को समझने से आती है।